एकांश, फिलहाल तो पहले मुझे नन्ही का कुछ करना पड़ेगा, वरना जो मैरिड लाइफ अभी मेरी शुरू भी नहीं हुई है ना, उसे नन्ही शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देगी। इतना कहकर वो हॉल की तरफ बढ़ जाता है। हॉल में आकर एकांश राजवीर जी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ राघवेंद्र जी, कौशल्या जी के पति आते हैं और सावित्री जी और गायत्री जी के पैर छूते हैं। तो राजवीर जी और रणविजय जी भी उनसे मिलते हैं। वहीं एकांश, रियांश और शिवांश उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और स्वर्णा जी और पूजा जी भी उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। रूहानिका भी तब तक किचन से बाहर आ जाती है तो सावित्री जी उससे भी कहती हैं, बेटा ये राघवेंद्र है, जीजी के बेटे। उनकी बात सुनकर रूहानिका अपने सिर पर पल्ला रखकर राघवेंद्र जी के पैर छूती है तो राघवेंद्र जी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गायत्री जी सबसे पूछती हैं, सबने अपने अपने कपड़े ले लिए ना? सब उनकी बात पर हामी भरते हैं तो गायत्री जी कपड़े लाने वाले आदमी को राघवेंद्र जी से हिसाब किताब करने को कहती हैं, जिससे वो सब राघवेंद्र जी के साथ बाहर गार्डन में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सब बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी गायत्री जी सबसे कहती हैं, कल सुबह 4 बजे हमें कुल देवी की पूजा के लिए निकलना है, तो सब तैयार रहिएगा। उनकी बात पर सब हाँ में सिर हिलाते हैं, फिर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अभ्यांस, राघवेंद्र जी और कौशल्या जी का बेटा और संध्या का पति वहां आता है और सावित्री जी के पैर छूकर कहता है, खम्बा घड़ी छोटी दादी सा। सावित्री जी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, घड़ी खम्बा बेटा, हमेशा खुश रहिए। फिर अभ्यांस राजवीर जी और रणविजय जी के पैर छूता है तो वो भी उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं। फिर स्वर्णा जी और पूजा जी के पैर छूकर वो एकांश की बगल में बैठकर शरारत से कहता है, हाँ भाई एकांश, याद हूँ मैं तुम्हें या बीबी के आते ही भूल गए? अभ्यास कहता है, तो कभी फोन भी कर लिया करो, भूल गए कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? उसकी बात पर रियाज शरारत से मुस्कुराकर कहता है, अरे भाई को भाभी से फुर्सत मिले तब तो फोन करेंगे, जब भी घर में होते हैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। उसकी बात सुनकर एकांश उसे घूरता है, जिसे देखकर रियाज मासूम चेहरा बनाकर कहता है, देखा आपने अभ्यास भाई, कैसे घूर रहे हैं मुझे भाई? अभ्यास उसकी बात सुनकर उसका साथ देते हुए कहता है, अरे एकांश, ऐसे मत देखो बेचारे बच्चे को, डर जाएगा वो। एकांश उसे देखकर कहता है, सीरियसली भाई साहब, आप भी इसके साथ हैं? अभ्यास मुस्कुराकर कहता है, ऑफ कोर्स। उसकी बात पर एकांश नामे से हिलाता है और भाई रूहानिका अभ्यास को जानती नहीं थी, इसलिए खामोश थी। तो सावित्री जी ये देखकर कहती हैं, बेटा ये अभ्यास है, राघवेंद्र और कौशल्या बहू के बेटे। उनकी बात सुनकर रूहानिका अभ्यास के पैर छूने जाती है तो अभ्यास झट से खड़े होकर कहता है, अरे आप पैर क्यों छू रही हैं? हम ऐसे ही मिल लेते हैं, वैसे भी मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ। उसकी बात पर सब हंस पड़ते हैं। तो अभ्यास संध्या को देखता है, जो कि खुलकर हंस रही थी। उसे हंसते देखकर अभ्यास नकली नाराजगी दिखाकर मुंह बनाता है, जिससे संध्या अपनी हंसी भूलकर खामोशी से खड़ी हो जाती है। रुहानिका उसकी बात सुनकर सावित्री जी को देखती है तो अभ्यास मुस्कुराकर कहता है, इट्स ओके रुहानिका, हम ऐसे मिल लेते हैं, बस आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ लीजिए। जैसे एकांश का बड़ा भाई मैं हूँ, वैसे ही आपका भी हूँ। तो अगर कभी एकांश ज़्यादा परेशान करे तो सीधा मेरे पास आ जाइएगा, मैं अच्छी क्लास लगाऊंगा उसकी। इतना कहकर वो प्यार से रूहानिका के सर पर हाथ फेरता है। रूहानिका भी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देती है। फिर सब आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं, जिसमें बातचीत कम एकांश को ज़्यादा छेड़ा जा रहा था। वैसे तो अभ्यांश ही एकांश को छेड़ रहा था, पर रियांश भी बीच बीच में अपना हाथ साफ कर ले रहा था। ऐसे ही समय बीत जाता है और डिनर का समय हो जाता है। तो सब डाइनिंग एरिया में जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठने लगते हैं। तभी नन्ही आकर एकांश की बगल में बैठ जाती है, जिससे रूहानिका उसे घूरते हुए रियांश की बगल में बैठ जाती है। वहीं एकांश नन्ही की बगल में बैठने पर उसे घूरता है, पर फिर सिर हिलाकर खामोशी से अपना डिनर करने लगता है। बाकी सब अपनी बातों में मगन थे, इसलिए किसी का भी ध्यान नन्ही की इस हरकत पर नहीं जाता, सिवाय रियांश के। और वो गुस्से में नन्ही को घूरता है, पर फिर कुछ सोचकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर जाती है। कुछ देर बाद डिनर करके सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, क्योंकि सुबह सबको जल्दी उठना था। रूहानिका कमरे में आकर बिना कुछ बोले शांति से अपने कपड़े चेंज करती है। फिर एक हल्का सूट पहनकर वो बाथरूम से बाहर आकर बेड पर लेट जाती है और सोने का नाटक करने लगती है। वहीं एकांश जब कमरे में आता है तो रूहानिका को सोता देखकर बिना कोई आवाज़ करे शांति से
बैग से लोअर और टी शर्ट निकालकर चेंज करने चला जाता है। कुछ देर बाद चेंज करके एकांश बाहर आता है और बेड पर रूहानिका से कुछ दूरी बनाकर लेट जाता है। पर अचानक ही उसे रूहानिका का चेहरा देखने की तलब होती है, जिससे वो उठकर हल्के से झुककर रूहानिका को देखता है। पर उसे रूहानिका के बालों की वजह से उसका चेहरा नहीं दिखता, जिससे एकांश मन महसूस कर वापस लेट जाता है। पर फिर कुछ सोचकर रूहानिका के कंधे पर हाथ रखता है। वहीं रूहानिका, जो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, वो अचानक एकांश का हाथ रखने से घबराकर अपने कुर्ते को कसकर पकड़ लेती है। एकांश रूहानिका को कंधे से पकड़कर धीरे से अपनी तरफ करता है, जिससे रूहानिका अपनी पीठ के बल सीधा लेट जाती है। तो उसे रूहानिका का चेहरा दिख जाता है, जिससे एकांश मुस्कुराकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे चूमकर धीरे से कहता है, गुड नाइट रूह। उसकी हरकत पर रूहानिका को एक सुकून सा एहसास होता है और उसकी घबराहट कहीं गायब सी हो जाती है। फिर वो भी अपने मन में कहती है, गुड नाइट एकांश जी। कुछ ही देर में एकांश को रूहानिका का चेहरा देखते हुए नींद आ जाती है और वो गहरी नींद के आगोश में समा जाता है। तो रूहानिका अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है, फिर मन ही मन कहती है, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था अपनी ज़िंदगी में, जो मुझे आप जैसा हमसफ़र मिला। बस ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहिएगा एकांश जी। आपका साथ मुझे महफूज महसूस करवाता है। इतना कहकर वो हल्के से एकांश के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे चूमती है। फिर उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करके आंखें मूंद लेती है। अगली सुबह सब सुबह जल्दी उठकर कुलदेवी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। सुबह 5 बजे सब कालकी माता के मंदिर पहुंचते हैं, जो कि राठौर परिवार की कुलदेवी का मंदिर था। मंदिर में एकांश और रूहानिका साथ मिलकर पूजा करते हैं। फिर बाकी सब माता रानी के दर्शन करते हैं। सब दर्शन करके वापस हवेली के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आज शाम को हवेली में एकांश और रूहानिका के लिए फंक्शन रखा गया था। सुबह 8 बजे सब हवेली पहुंचते हैं। फिर डाइनिंग एरिया में सब साथ नाश्ता करते हैं। उसके बाद फंक्शन की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। पूरा दिन फंक्शन की तैयारियों में बीत जाता है। शाम को सब तैयार होने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। एकांश श्रेयांश और शिवांश के रूम में तैयार हो रहा था, वहीं रूहानिका अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसे तैयार करने के लिए ब्यूटी पार्लर से कुछ लड़कियां आई थीं। कुछ समय बाद सब तैयार होकर नीचे आते हैं, सिवाय एकांश और रूहानिका के, क्योंकि उन्हें साथ नीचे आना था। एकांश भी रेडी होकर अपने कमरे में जाता है, तो सामने रूहानिका को देखकर देखता ही रह जाता है। रूहानिका ने उसकी पसंद की हुई पीच कलर का लहंगा साड़ी पहनी थी। उसके साथ मांग में उसके नाम का सिंदूर और एक बड़ा सा मांग टीका, जो उसके सिंदूर को ढक रहा था। बालों को उसने कर्ल करके खुला छोड़ रखा था। माथे पर एक छोटी सी स्टोन की बिंदी, आंखों में गहरा काजल और आई लाइनर, नाक में एक बड़ी सी नथनी, जो रूहानिका के लबों को बार बार चूम रही थी, और होठों पर हल्के पिंक शेड की लिपस्टिक। गालों पर पहले ही एकांश के ऐसे देखने पर हया की लाली छा चुकी थी, जो रूहानिका की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। और गले में एक बड़ा सा उनका खानदानी हार और एकांश का पहनाया हुआ मंगलसूत्र पहन रखा था। हाथों में सोने की अंगूठी वाला ब्रेसलेट और कुछ चूड़ियों के साथ सावित्री जी के दिए हुए सोने के कंगन पहन रखे थे, और पैरों में पायल, जो चलने पर छन छन की आवाज से पूरी हवेली को जगमगाने का काम करने वाली थी। रूहानिका को ऐसे देखकर एकांश अपना दिल उस पर हार बैठा था। वहीं रूहानिका एकांश के ऐसे देखने पर शर्माकर नजरें झुकाकर खड़ी थी। कुछ देर तक एकांश बिना पलके झपकाए रूहानिका को देखता रहा। फिर जब रूहानिका से उसकी तपिश बर्दाश्त नहीं होती, तो वो धीरे से कहती है, नीचे चलें, सब वेट कर रहे होंगे। उसकी आवाज़ सुनकर एकांश होश में आता है और खुद को संभाल कर कहता है, हाँ। इतना कहकर वो रूहानिका के सामने अपना हाथ बढ़ाता है, तो रूहानिका उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है, जिससे एकांश उस पर अपनी पकड़ मजबूत करके कमरे से बाहर निकल जाता है। नीचे हॉल में लोगों की बातों का, उनके हंसने बोलने का और गाने का शोर गूंज रहा था। तभी अचानक सारी लाइट्स डिम हो जाती हैं और स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर पड़ती है, जिससे हॉल में खामोशी छा जाती है और सब सीढ़ी की ओर देखने लगते हैं। तभी सीढ़ियों पर एकांश और रूहानिका आते हैं। एकांश रूहानिका का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सामने देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। वहीं रूहानिका अपनी नजरें झुकाए खामोशी से अपनी साड़ी संभालते हुए एकांश के साथ नीचे उतरने लगती है। उनके नीचे उतरते ही सावित्री जी और गायत्री जी
उन्हें स्टेज पर लगे सोफे पर बैठने को कहती हैं तो वो दोनों जाकर स्टेज पर लगे सोफे पर बैठते हैं। सारे मेहमान एक एक करके वहां आते हैं और एकांश और रुहानिका को गिफ्ट देकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। कुछ समय बाद सारे मेहमान उनसे मिल लेते हैं तो गायत्री जी राघवेंद्र जी से नाच गाने के इंतजाम को कहती हैं। राघवेंद्र जी डांसर्स की टीम को अपनी परफॉर्मेंस देने को कहते हैं। हॉल के बीचों बीच सारे डांसर्स आते हैं और एकांश रुहानिका को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, फिर अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। वो सब राजस्थानी गाने पर अपनी संस्कृति को दर्शाते हुए अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सब तालियां बजाते हैं, जिससे वो सब सिर झुकाकर सबको प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक लाइट्स डिम होती है और स्पॉटलाइट नंदनी पर पड़ती है, जो हॉल के बीचों बीच अपने हाथ में माइक लेकर खड़ी थी। तभी पीछे से कोई पियानो बजाता है तो नंदी एकांश को प्यार से देखकर गाती है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। नन्ही आगे बढ़कर एकांश को देखकर मुस्कुराकर गाती है, फिर स्टेज के पास जाकर एकांश की तरफ इशारा करके आगे गाती है, तेरी सूरत ना हो जिसमें, हाँ तेरी सूरत ना हो जिसमें, वो शीशा तोड़ देंगे हम। फिर एकांश को देखकर अपने हाथ से इशारा करते हुए आगे गाती है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। इसके साथ उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है, जिससे सब तालियां बजाते हैं। हालांकि किसी को भी उसका ऐसे एकांश के लिए गाना अच्छा नहीं लगता, पर उसने काफी प्यारा गाया था, जिससे सब काफी इम्प्रेस हुए थे उससे। वहीं एकांश हैरानी से नन्ही को देख रहा था और रूहानिका नम आंखों से नन्ही और एकांश को देख रही थी। वहीं नन्ही प्यार से एकांश को देख रही थी। इन सब में रियांश गुस्से से नन्ही को घूर रहा था। तभी रियांश को सोचकर सबसे कहता है, चलिए एक फैमिली फोटो क्लिक करवा लेते हैं। सब उसकी बात पर सहमति जताते हैं और एकांश और रूहानिका के आसपास खड़े हो जाते हैं। शिवांश, नित्या और ईशानी नीचे बैठ जाते हैं। वहीं सावित्री जी, गायत्री जी, राजवीर जी और स्वर्णा जी उनके सोफे के पीछे खड़े हो जाते हैं। अभ्यास और संध्या उनकी दाईं तरफ खड़े हो जाते हैं। रणविजय जी और पूजा जी उनकी बाईं तरफ खड़े हो जाते हैं। नन्ही भी जाने लगती है उन सबके पास। तभी रियास अपना पैर अड़ा देता है, जिससे नन्ही मुंह के बल गिरती है, पर सही समय पर उसने खुद को संभाल लिया था, नहीं तो आज तो उसके दांत समझे जाने वाले थे। नन्ही रियाज की इस हरकत पर गुस्से में उसे देखती है तो रियाज झुककर उसे उठाने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे नन्ही इतना भी मत गिरो कि खुद उठ भी ना पाओ। नन्ही उसकी बात सुनकर गुस्से से कुछ कहने को होती है, पर रियाज उसकी बात बीच में काट कर कहता है, यहाँ सिर्फ फैमिली फोटो चल रही है और तुम फैमिली नहीं हो, सो यू आर नॉट अलाउड। इतना कहकर रियाज वहां से चला जाता है और शिवांश की बगल में जाकर बैठ जाता है, जिसे फोटोग्राफर उन लोगों को स्माइल करने को कहकर उनकी एक प्यारी सी तस्वीर खींचता है। वहीं नन्ही की आंखें रियाज की बात सुनकर नम हो चुकी थीं, जिन्हें वो छिपकर झूठी मुस्कान लेकर दूर खड़ी राठौर परिवार को देख रही थी। पूरा राठौर परिवार एकांश और रुहानिका के साथ कई सारी तस्वीरें खिंचवाते हैं। फिर सभी बड़े मेहमानों को अटेंड करने चले जाते हैं। तो शिवांश कहता है, क्यों ना एक डांस हो जाए। रियाज रुहानिका के सामने अपना हाथ बढ़ाकर अपना सिर झुकाकर कहता है, मे आई हैव ए प्लेजर टू डांस विद दिस ब्यूटीफुल लेडी। रुहानिका उसकी इस हरकत पर मुस्कुराती है, फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर मुस्कुराकर कहती है, ऑफ कोर्स। रियाज भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है। वहीं एकांश रुहानिका के बगल में बैठे उन दोनों को घूरता है, पर वो दोनों उसे इग्नोर करते हैं। रियाज रुहानिका की साड़ी संभाल कर उसे खड़े होने में हेल्प करता है, फिर शिवांश से म्यूजिक चेंज करवाने को कहता है और रुहानिका के साथ स्टेज से नीचे उतर जाता है। स्टेज से नीचे उतरकर रियाज रुहानिका के साथ स्टेज के बीचों बीच चला जाता है। तभी म्यूजिक चेंज होता है और स्पॉटलाइट उन दोनों पर पड़ती है, जिससे रुहानिका नर्वस होकर कहती है, रियाज सिर्फ हम दोनों ही डांस करेंगे क्या। रियाज उसकी नर्वसनेस समझते हुए कहता है, नहीं भाभी, न्यू भाई के साथ और अभ्यास भाई संध्या भाभी के साथ डांस करेंगे। उसकी बात सुनकर रुहानिका एक चैन की सांस लेकर सिर हिला देती है। जैसा कि रियांश ने कहा था, नित्या एकांश को स्टेज से नीचे लाकर रुहानिका और रियांश की बगल में खड़ा होने को कहती है। वहीं अभियान संध्या के साथ आकर खड़ा हो जाता है। सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। तभी म्यूजिक बजता है। अभ्यास संध्या की कमर पर अपना एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसका हाथ अपने सीने पर रखकर आगे के स्टेप करता है। वहीं नित्या एकांश के कंधे पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर आगे का स्टेप करती है।
तो रियांस रूहानिका से दूर होकर घुटनों के बल बैठते हुए अपना सिर झुकाकर रूहानिका की तरफ इशारा करके दूसरे हाथ से रूहानिका का हाथ पकड़कर आगे का स्टेप करता है, जिससे उसकी नौटंकी देखकर रूहानिका के होठों पर एक मुस्कुराहट खिल जाती है। वहीं एकांश रियांस की नौटंकी पर रुककर उसे घूरने लगता है। दूसरी तरफ नन्ही शिवांश के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, डांस। शिवांश को सोचकर हाँ में सिर हिलाकर नन्ही के साथ फ्लोर पर चला जाता है और उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए दूसरे हाथ से उसकी कमर पर रखकर अपने पैर आगे पीछे करके डांस करने लगता है, जिससे नन्ही को स्टेप मैच करने में प्रॉब्लम होने लगती है, पर शिवांश उसे कम रखता है। वही गाना अपनी गति से आगे बढ़ने लगता है। एकांश रुककर रियांस को घूर रहा था, जिससे नित्या कहती है, भाई करिए ना डांस, क्या हुआ। एकांश उसकी बात सुनकर मन मारकर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। वहीं अभ्यास संध्या को अपनी बाहों में लिए डांस कर रहा था। तभी अचानक संध्या उसके कान में कहती है, आई एम प्रेग्नेंट। उसकी बात सुनकर अभ्यास रुककर हैरानी से उसे देखता है, तो संध्या शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है, जिससे अभ्यास खुशी से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। फिर उससे अलग होकर, तुम यहाँ मत खड़ी रहो, चलो हम चलकर बैठ जाते हैं, तुम्हें ऐसी हालत में डांस नहीं करना चाहिए। उसकी बात मानकर संध्या उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवांश ने नन्ही को परेशान कर डाला था। वो बार बार डांस करते हुए नन्ही के पैर पर अपने पैर मारे जा रहा था, जिससे नन्ही परेशान हो चुकी थी। उसे अपने पैर में तेज दर्द भी महसूस होने लगा था, पर शिवांश तब भी अपनी शरारत कंटिन्यू रख रहा था। वहीं रियांस उठकर रूहानिका का हाथ पकड़कर गोल गोल घुमाने लगता है। गाना अपनी गति से आगे बढ़ने लगता है। इसके साथ एकांश नित्या का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगता है और रियांस रूहानिका के दोनों हाथ अपने कंधे पर रखकर अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर डांस करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से रूहानिका को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। वहीं शिवांश नंदी को पकड़कर अपने से दूर करता है, फिर उसका एक हाथ पकड़कर उसे खूब तेजी से गोल गोल घुमाने लगता है। घुमाते घुमाते अचानक शिवांश नंदी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे नंदी गिरने लगती है, पर शिवांश उसे बचा लेता है। फिर अचानक से शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, अब अगर मेरे भाई और भाभी के आसपास भी आप दिखी तो इससे भी बुरा हाल होगा आपका, नंदी भाई साहब। नंदी भाई साहब पर जोर देते हुए इतना कहकर शिवांश अचानक ही नंदी को छोड़ देता है, जिससे नंदी खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। नंदी को नीचे गिरते देखकर सब अपना डांस छोड़कर उसे देखने लगते हैं और शिवांश भी मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखने लगता है। अभ्यांश और बाकी बड़े आकर उसके पास आ जाते हैं, तो अभ्यांश पूछता है, तुम ठीक हो नंदी। नंदी शिवांश को घूरते हुए अपने दांत पीस कर कहती है, जी भैया। गायत्री जी कहती हैं, नंदी जाकर आराम करिए, आपको लग गई होगी ना। नंदी उनकी बात सुनकर अपनी कमर पकड़ते हुए धीरे से उठती है, तो कौशल्या जी उसकी मदद करने के लिए उसे पकड़कर संभालते हुए उसके कमरे में लेकर चली जाती हैं। पर जाने से पहले नंदी अपनी खा जाने वाली नजरों से शिवांश को घूरती है, जिससे शिवांश सबसे नजरें बचाकर उसे अपनी जीभ चिढ़ा देता है। नन्ही के जाने के बाद सावित्री जी कहती हैं, चलिए अब सब खाना खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेहमान खाना खाकर जा चुके हैं। उनकी बात सुनकर सब गार्डन एरिया में आते हैं, जहाँ खाने का सारा इंतजाम किया गया था। फिर सब अपने अपने लिए खाना एक प्लेट में निकालकर गार्डन में रखी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। राजवीर जी, स्वर्णा जी और सावित्री जी एक साथ बैठे थे। वहीं पूजा जी, रणविजय जी और राघवेंद्र जी एक साथ बैठे थे और अभ्यांश, संध्या एक साथ बैठे थे। क्योंकि संध्या को कुछ खाने का मन नहीं था, तो एकांश उसे प्यार से डांटते हुए खुद उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था। उन दोनों का प्यार रूहानिका एकांश के साथ बैठी देख रही थी। तभी अचानक वो सोचती है, अभ्यांश भाई कितना प्यार करते हैं संध्या भाभी से, क्या एकांश जी भी मुझे कभी ऐसे प्यार करेंगे। इतना सोचते ही उसकी नज़र एकांश पर जाती है, जो उसके अपोजिट में बैठकर अपना खाना खा रहा था। एकांश अपना खाना खा ही रहा था कि अचानक उसे किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है, जिसे वो अपना सिर उठाकर सामने देखता है, तो रूहानिका को खुद को देखता पाकर उसे अपनी भौहें उचकाकर पूछता है, क्या हुआ। रूहानिका नामे सिर हिलाकर अपना खाना खाने लगती है। वहीं बानर सेना एक साथ बैठी थी, तो रेयान शिवांश को शक भरी नज़रों से देखकर पूछता है, तुमने नन्ही को जानबूझकर गिराया ना। शिवांश अपना खाना खाते हुए आराम से कहता है, हाँ मैंने जानबूझकर गिराया, और इसकी वजह आप जानते ही होंगे। रियाज उसकी बात सुनकर खुशी से उसकी पीठ थपथपाकर कहता है,
गुड बाय। ऐसे ही हमेशा भाभी का साथ देना और मेरी साइड रहना, क्योंकि अगर मेरी साइड रहोगे तो ऐस करोगे। उसकी बात सुनकर शिवांश खुश हो जाता है। वही नित्या मुंह बनाकर कहती है, आप लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ डिटेल में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर रियांश उसे देखकर कहता है, तुम ना ही जानो तो ही बेहतर है। पता चला सबको गाना गा दिया तो हो गया। फिर उसकी बात सुनकर नित्या गुस्से से उसे देखती है, फिर अपनी प्लेट उठाकर एकांश के पास जाकर बैठ जाती है, जिससे रियाज नामे से रिलाकर अपने खाने पर फोकस करने लगता है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि सारे मेहमान जा चुके थे। रूहानिका कमरे में आकर ड्रेसिंग के सामने जाकर अपने गहने उतारने लगती है, तो एकांश चेंज करने बाथरूम में चला जाता है। एकांश जब चेंज करके बाहर आता है तो रूहानिका को अपने गले के हार में उलझा देखकर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं रूहानिका जो अपने गले का हार निकालने की कोशिश कर रही थी, वो किसी के हाथ पकड़ने पर घबराकर आईने में देखती है, तो एकांश को देखकर एक सांस लेकर खामोशी से अपना हाथ हटा लेती है, जिससे एकांश खामोशी से रूहानिका का हार निकालने लगता है। हार निकालते वक्त एकांश पूरा ध्यान रखता है कि उसकी उंगलियां रूहानिका की गर्दन पर ना छुएं, क्योंकि वो रूहानिका को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करवाना चाहता था। वहीं रूहानिका भी एकांश के हार निकालने के तरीके से यह बात समझ जाती है और खुद में ही हल्का सा मुस्कुरा देती है। पर फिर अचानक उसे नंदनी का गाना गाना याद आता है, जिसे याद आते ही रूहानिका एकांश का हाथ झटक कर उससे अलग होकर खड़ी हो जाती है और खुद ही अपना हार निकालने लगती है। एकांश रूहानिका की इस हरकत पर हैरानी से उसे देखकर कहता है, क्या हुआ? रूहानिका बिना उसे देखे वैसे ही अपना हार निकालने की कोशिश करते हुए कहती है, कुछ नहीं। एकांश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, तो फिर आप खुद क्यों निकाल रही हैं? मैं निकाल रहा हूं ना। रूहानिका की नाराजगी से कहती है, नो थैंक्स, मैं खुद निकालूंगी। एकांश उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर उसे देखकर कहता है, क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। रूहानिका उसकी बात सुनकर गुस्से से कहती है, हाँ तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आप जाइए ना अपनी नंदनी के पास। वैसे भी उसे चोट लग गई थी ना, तो आई थिंक आपको उसके पास जाना चाहिए। एकांश उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि रूहानिका नंदनी की वजह से नाराज है, इसलिए वो कहता है, मुझे नहीं पता कि नंदनी ने मेरे लिए गाना क्यों गाया। सच्ची मुझे नहीं पता नंदनी के मन में मेरे लिए क्या है, पर मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरे लिए स्पेशल हैं, फिर भी आप नंदनी के बारे में सोच रही हैं। रूहानिका उसकी बात सुनकर शांति से कहती है, एकांश जी, मैं आपको नहीं खो सकती, और जब नंदनी आपके आसपास होती है तो मेरे मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है। मैं चाह कर भी पता नहीं क्यों गलत रिएक्ट कर जाती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही ऐसा गुस्सा दिखाना चाहिए था, पर क्या करूँ, नन्ही के आसपास होने पर एक अलग सी घबराहट होती है मेरे मन में आपको लेकर। उसकी बात सुनकर एकांश मुस्कुराता है, फिर आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, इट्स ओके रूह, आपका पूरा अधिकार है मुझ पर गुस्सा होने का या मुझसे नाराज होने का, क्योंकि जब आप गुस्सा होती हैं ना, तब बहुत प्यारी लगती हैं। उसकी बात सुनकर रूहानिका उसे देखती है, तो वो आगे कहता है, और रही बात नन्ही की, तो वो हमारे बीच कभी नहीं आ सकती। ओके, सो ये सारी इनसिक्योरिटी अपने मन से निकाल दीजिए। हाँ, रूहानिका उसकी बात पर सिर हिलाकर कहती है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मैं नाराज नहीं हूँ, तो आप मेरा नेकलेस निकाल दीजिए। उसकी बात सुनकर एकांश मुस्कुराकर उसे आईने की तरफ करता है, फिर अपने हाथ से उसका नेकलेस निकालने लगता है। वहीं रूहानिका अपने और एकांश के अक्स को प्यार से आईने पर देखने लगती है। हार निकालकर एकांश उसे ड्रेसिंग टेबल पर रखता है, फिर कुछ कहने को होता है कि अचानक उसका फोन बजता है, जिससे वो रूहानिका को चेंज करने का कहकर अपना फोन लेकर बालकनी में चला जाता है। काफी देर बाद कॉल खत्म करके जब एकांश कमरे में आता है, तो रूहानिका को बेड पर लेटे देखकर खुद भी दूसरी साइड जाकर लेट जाता है। फिर रूहानिका के हाथ को चूमकर कहता है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूहानिका एकांश की बात सुनकर शर्माकर अपनी नजर झुकाकर थैंक यू कहती है, तो एकांश मुस्कुराकर उसे गुड नाइट कहता है, फिर कुछ देर में नींद के आगोश में चला जाता है। वहीं रूहानिका भी एकांश के हाथ को थामकर नींद के आगोश में चली जाती है। अगले दिन अभ्यास ने सबको संध्या की मां बनने की खबर सुना दी थी, जिससे सब बहुत खुश थे। फिर सब बीजापुर के आसपास की जगह और चित्तौड़गढ़ घूमने जाते हैं।
जिसमें नन्ही नहीं जाती क्योंकि उसकी कमर में दर्द था। इसे एकांश और रूहानिका एक साथ काफी समय बिताते हैं और वानर सेना इस बात से बहुत खुश होती है। रात में सब घूम कर आते हैं तो थके होने के कारण अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सबको आज वापस उदयपुर जाना था तो सब रेडी होकर हॉल में एकत्रित थे। गायत्री जी सबसे कहती हैं, अगली बार आना तो ज्यादा दिन रुकना। हाँ, सब उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर सब एक एक करके गायत्री जी के पैर छूते हैं। सबसे आखिर में रूहानिका और एकांश उनके पैर छूने जाते हैं तो वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, जल्दी से हमें खुशखबरी दीजिए अब। उनकी बात सुनकर दोनों शर्माकर एक दूसरे से नजर चुराने लगते हैं। गायत्री जी हंसते हुए कहती हैं, अब तो नन्ही को माफ कर देना रूहानिका बहू। उनकी बात सुनकर रूहानिका और एकांश उन्हें देखते हैं तो गायत्री जी आगे कहती हैं, बेचारी की कोई गलती नहीं है। हमने ही उसे यह सब नाटक करने को कहा था क्योंकि हम चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। सावित्री ने हमें बताया था कि किस परिस्थिति में आपकी शादी हुई थी और कैसे ये महीना गुजरा है। इसलिए हमने नन्ही को यह सब नाटक करने को कहा ताकि आप दोनों इसी बहाने एक दूसरे के पास आएं और एक दूसरे को समझें। उनकी बातें सुनकर एकांश और रूहानिका नन्ही को देखते हैं तो नन्ही मुस्कुराकर रूहानिका को साइड से गले लगाकर कहती है, एकांश को लेकर मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाइए रूहानिका। उसकी बात सुनकर रूहानिका को अंदर ही अंदर गिल्ट होता है, यह सोचकर कि उसने नन्ही के साथ इतने दिन अच्छा बर्ताव नहीं किया। इसलिए वो कहती है, आई एम सॉरी नन्ही, मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया आपके साथ। नन्ही मुस्कुराकर कहती है, इट्स ओके रूहानिका, मैंने आपको माफ किया। पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि अगली बार आना तो छोटी रूहानिका या फिर छोटे एकांश को साथ लेकर आना। हाँ। उसकी बात सुनकर रूहानिका शर्मा जाती है। वहीं रियांश और सिमांश गायत्री जी की बात सुनकर बेचारगी से एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। फिर आगे बढ़कर नन्ही से कहते हैं, सारी नन्ही, नन्ही भाई साहब। नन्ही उनकी बात सुनकर मुड़कर उन्हें देखती है, फिर कहती है, इट्स ओके, पर हाँ अगली बार से थोड़ा रहम करना क्योंकि तुम लोगों की वजह से अब तक मेरी कमर में दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर रियांश और सिमांश उदास होकर उसे देखते हैं तो नन्ही मुस्कुराकर कहती है, इट्स ओके यार, इतना तो चलता है। वैसे एकांश और रूहानिका बहुत खुश नसीब हैं जो उन्हें तुम जैसे भाई मिले, वरना कुछ लोगों को तो परिवार का प्यार भी नसीब नहीं होता। ये कहते वक्त नन्ही के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द छलक रहा था। रियांश और सिवांश नन्ही की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। वहीं एकांश और रूहानिका भी मुस्कुरा देते हैं। सावित्री जी कहती हैं, अच्छा चलिए अब चलते हैं वापस। उनकी बात पर सब सहमति जताते हैं। फिर सबसे विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। करीब दोपहर में सब उदयपुर पहुंचते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। शाम को सब हॉल में एकत्रित चाय पी रहे थे, तभी सावित्री जी कहती हैं, गुड़िया, कल आपको जाना है पगफेरे की रस्म के लिए विजेंद्र के घर। विजेंद्र जी का नाम सुनते ही रूहानिका के चेहरे पर घबराहट के भाव आ जाते हैं, जिसे एकांश नोटिस कर लेता है। सावित्री जी फिर से कहती हैं, गुड़िया आप जाएंगी ना कल रस्म के लिए? रूहानिका उनकी बात सुनकर खुद को संभाल कर कहती है, जी दादी माँ। सावित्री जी से इलाका स्वर्णा जी और पूजा जी से पगफेरे की रस्म और चूल्हा पूजा रस्म की बातें करने लगती हैं। रात में खाना खाकर जब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तो एकांश कमरे में आकर देखता है रूहानिका बालकनी में झूले पर बैठी एकटक आसमान को देख रही थी और किसी सोच में गुम थी। एकांश भी रूहानिका की बगल में बैठकर कहता है, क्या सोच रही है? एकांश की आवाज़ सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है, हाँ, क्या कहा आपने? एकांश फिर से कहता है, किस सोच में गुम है? रूहानिका आसमान को देखकर कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एकांश उसका हाथ थाम कर कहता है, रूह, क्या आप बड़े पापा के घर नहीं जाना चाहती? रूहानिका उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखती है, यह सोचकर कि एकांश को कैसे पता चला ये। एकांश उसकी बात समझते हुए कहता है, रूह, आपका चेहरा देखकर मैं समझ गया था। बताइए, नहीं जाना चाहती? अगर नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके, मैं बोल दूंगा दादी को, समझा दूंगा उन्हें। रूहानिका उसकी बात सुनकर कहती है, नहीं मैं जाऊंगी, बस आप मुझसे एक वादा करेंगे। एकांश उसे देखकर कहता है, हाँ कहिए। रूहानिका उसे आस भरी नजरों से देखकर कहती है, आप जल्दी आ जाएंगे ना मुझे लेने? एकांश कहता है, हाँ पक्का, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप कहें तो मैं भी चलूं आपके साथ? रूहानिका कुछ याद करके कहती है, नहीं आप मत आइए, आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ना। उस दिन फंक्शन वाले दिन जब आप फोन पर बात कर रहे थे तब मैंने सुना था, तो आप मत आइए, बस जल्दी लेने आ जाइएगा मुझे।
एकांश हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, ओके, जल्दी लेने आ जाऊंगा। और कुछ? रूहानिका मासूमियत से नामे से हिलाकर एकांश के कंधे पर सिर रखकर आसमान को देखते हुए मन में सोचती है, प्लीज भगवान जी, कल कुछ गलत ना हो बस। कल इतने साल बाद वहां जाऊंगी, एक बार फिर मेरे अतीत की यादें ताजा होंगी, पर मुझे खुद को संभालना होगा, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए, एकांश जी के लिए। बस सब ठीक हो कल, इतना सोचकर वो आसमान को देखने लगती है। वहीं एकांश रूहानिका के बालों को सहलाते हुए एकटक चांद को देखकर कुछ सोचने लगता है। कुछ देर बाद एकांश की नजर जब रूहानिका पर जाती है तो उसे खुद में सिमटकर सोता देखकर वो मुस्कुरा देता है। फिर उसका सिर अपने कंधे से हटाकर खड़े होकर रूहानिका को उठाने लगता है। रूहानिका खुली आंखों से उसे देखती है तो एकांश कहता है, रूह अंदर चलकर सोई है। उसकी बात सुनकर रूहानिका उठकर उसके साथ अंदर चली जाती है और बेड पर लेटकर दोबारा सो जाती है। वहीं एकांश भी रूहानिका की दूसरी तरफ लेटने को होता है कि तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा नॉक करता है, जिससे एकांश घड़ी देखता है जिसमें 11 बज रहे थे। फिर कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आकर एकांश कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने शिवांश को देखकर आईब्रो उचकाकर उसके यहाँ आने का कारण पूछता है। शिवांश घबराकर कहता है, भाई, 1 महीने में मेरे एग्जाम है और आपकी शादी की वजह से कुछ नहीं पढ़ा है, प्लीज आप पढ़ा दीजिए चलकर। उसकी बात सुनकर एकांश कहता है, अच्छा तुम रुको, मैं रूहानिका जी को बताकर आता हूँ। इतना कहकर वो अंदर जाता है और रूहानिका को उठाकर सब बताकर उसे सोने को कहता है और दरवाजा बंद करके शिवांश के पास आकर कहता है, छोटी के भी एग्जाम होंगे ना, वो क्या कर रही है? शिवांश कहता है, वो तो सो रही है। एकांश कहता है, सो रही है? पर क्यों? क्या उसे एग्जाम नहीं देने? उसका फर्स्ट सेमेस्टर है, उसे ध्यान देना चाहिए अपनी स्टडीज पर। शिवांश बिना कुछ बोले अपने कंधे उचका देता है, जिससे एकांश कहता है, ओके चलो, पहले उसके कमरे में उसे उठाते हैं, फिर स्टडी में चलते हैं, ओके। शिवांश से हिलाकर उसके साथ नित्या के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। नित्या अपने कमरे में घोड़े बेचकर आराम से सो रही थी, क्योंकि गांव में उसे सोने का समय बिल्कुल नहीं मिला था। पहले कुल देवी की पूजा, फिर घूमने जाना, उसके बाद यहाँ वापस आना, इन सब में बेचारी को सोने का समय ही नहीं मिला था। एकांश और शिवांश नित्या के कमरे के पास जाकर उसका दरवाजा नॉक करते हैं तो नित्या, जो कि घोड़े बेचकर सो रही थी, उसे किसी के आने की भनक तक नहीं होती, जिससे एकांश तेज से दरवाजा पीटता है, जिसकी वजह से नित्या की आंख डर से खुल जाती है। पर फिर एकांश की आवाज़ सुनकर बहुत खुली आंखों से उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। एकांश नित्या को देखकर, छोटी चलो, बहुत मस्ती हो गई इतने दिन, अब सिर्फ पढ़ाई होगी, चलो जल्दी से अपनी बुक्स लेकर स्टडी में आओ, शिव और मैं वहीं मिलेंगे तुम्हें। उसकी बात सुनकर नित्या की नींद गायब हो जाती है और वो थोड़ी चापलूसी करते हुए कहती है, पर भाई अभी क्यों, कल पढ़ा लीजिएगा ना, वैसे भी अभी आप भी तो थक गए होंगे ना, आखिर सुबह 3 बजे उठकर आप पूजा के लिए गए, फिर पार्टी में व्यस्त हो गए, फिर घूमना फिरना, और आज इतनी लंबी ड्राइविंग करके आए हैं तो थकान तो हो ही गई होगी ना, इसलिए आप रेस्ट कर लीजिए, आज हम कल पढ़ लेंगे, क्यों शिव भाई? उसकी बात सुनकर शिवांश कहता है, नहीं, मैं तो आज ही पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मुझे हर बार की तरह इस बार भी अपना बेस्ट देना है। उसकी बात सुनकर नित्या शिवांश को घूरने लगती है तो एकांश कहता है, शिव बिल्कुल सही कह रहा है, चलो अब तुम भी अपनी बुक्स लेकर आओ, क्योंकि एग्जाम तुम्हारे भी हैं, और रही बात मेरी, तो मुझे बिल्कुल थकान नहीं हो रही है। उसकी बात सुनकर नित्या शिवांश को घूरते हुए अपने कमरे में जाती है, फिर वहां से बुक्स और नोट्स के लिए कॉपी साथ में पेन लेकर एकांश और शिवांश के साथ स्टडी रूम में चली जाती है। वहीं पूजा जी पानी पीने के लिए उठी थी, वो शिवांश और नित्या को स्टडी में अपनी बुक्स ले जाते देखकर समझ जाती हैं कि एकांश ने उन्हें पढ़ाने बुलाया होगा, और यह जानकर उन्हें खुशी होती है, क्योंकि शादी के बाद अक्सर लोग बदल जाते हैं, उनके पास समय नहीं होता अपने परिवार के लिए, पर एकांश नहीं बदला, यह सोचकर वो मुस्कुरा देती है। एकांश शिवांश और नित्या को रात के 2 बजे तक पढ़ाता है। 2 बजे के बाद नित्या ऊँघते हुए कहती है, बस अब और नहीं, बाकी कल पढ़ेंगे प्लीज भाई। उसकी बात सुनकर एकांश मुस्कुराकर कहता है, ओके, बाकी कल पढ़ेंगे, गुड नाइट। उसकी बात सुनते ही नित्या अपना सामान उठाकर गुड नाइट बोलते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाती है, जिसे देखकर शिवांश और एकांश हंस पड़ते हैं। शिवांश भी एकांश को गुड नाइट बोलकर अपनी बुक्स लेकर वहां से चला जाता है तो एकांश भी सारी लाइट्स ऑफ करके दरवाजा बंद करके अपने कमरे की तरफ चला जाता है।
कमरे में आकर एकांश धीरे से दरवाजा बंद करके रूहानिका की बगल में लेट जाता है और थकान की वजह से उसे तुरंत नींद आ जाती है। अगली सुबह आज रूहानिका की पहली रसोई की रस्म थी, जिस वजह से रूहानिका सुबह 6 बजे उठकर नहाकर ब्लाउज और अंडर स्कर्ट पहने क्लोसेट पर खड़ी बार बार अपनी साड़ी बांधने की कोशिश कर रही थी, जो उससे हो नहीं रहा था। तभी एकांश की आंख खुलती है और वो उठकर समय देखता है तो 6 बजे देखकर उठकर बैठता है और अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाता है, क्योंकि आज उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उसे जल्दी ऑफिस जाना था और ऑफिस जाकर मीटिंग की सारी तैयारियां भी करनी थी। साथ ही प्रेजेंटेशन रिचेक भी करना था। यह सब सोचकर एकांश जल्दी से उठकर क्लोसेट रूम में चला जाता है और अपने कपड़े वाले कॉर्नर पर आकर अपने आज के पहनने वाले कपड़े देखने लगता है। वहीं एकांश से अपोजिट रो में रूहानिका अपनी साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे किसी के आसपास होने का आभास होता है, जिससे वो घबरा जाती है। वहीं एकांश अपने कपड़े सिलेक्ट करके टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र रूहानिका पर जाती है। रूहानिका को सिर्फ ब्लाउज और अंडर स्कर्ट में देखकर एकांश झट से दूसरी तरफ मुड़ जाता है। वहीं रूहानिका को भी कुछ पल के लिए वो समझ ही नहीं आता। फिर जैसे ही समझ आता है, वो झट से अपनी साड़ी से अपना शरीर छिपाने लगती है। एकांश घबराकर कहता है, सॉरी, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था आप यहाँ चेंज कर रही हैं। अगर पता होता तो नहीं आता। आई एम रियली वेरी सॉरी। रूहानिका उसकी बात सुनकर खुद को शांत करके कहती है, इट्स ओके, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ, क्या आप माँ को बुला देंगे? एकांश हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। कमरे से बाहर निकलकर एकांश स्वर्णा जी और पूजा जी को ढूंढने लगता है, पर दोनों में से कोई नहीं मिलता। तो वो वापस कमरे में आकर क्लोसेट रूम का दरवाजा नॉक करके कहता है, माँ और छोटी माँ कहीं नहीं दिख रही हैं। शायद वो अभी उठी नहीं होंगी। रूहानिका उसकी बात सुनकर परेशान होकर कहती है, अच्छा फिर अब मैं क्या करूँ? एकांश कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? रूहानिका कहती है, जी वो एक्चुअली मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और अब तक मैं यहाँ सूट ही पहन रही थी। फिर फंक्शन वगैरह में पार्लर वाली ने साड़ी पहनाया था। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए सोचा साड़ी पहन लूं, और मुझसे नहीं बन रही। उसकी बात सुनकर एकांश हिचकिचाते हुए कहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको साड़ी पहना दूं। मुझे साड़ी पहनानी आती है। मैं आपको कहीं टच नहीं करूंगा, पक्का, और ना ही कुछ देखूंगा, आई प्रॉमिस। उसकी बात सुनकर रुहानिका पहले थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो वो एकांश को हाँ बोल देती है। एकांश उसकी हाँ सुनकर कहता है, मैं अंदर आ जाऊं? रुहानिका दरवाजा खोलती है और उसे अंदर आने को कहती है, जिसे एकांश अपनी नजर दूसरी तरफ करके अंदर जाता है। फिर कहता है, साड़ी दीजिए। रूहानिका उसे अपनी साड़ी देती है तो एकांश उसे लेकर रूहानिका के इर्द गिर्द घूमकर साड़ी का एक छोर थाम कर कहता है, अब इसे अपनी कमर में डालिए। उसकी बात सुनकर रूहानिका साड़ी अपनी कमर में खोसती है, तो एकांश फिर से वैसे ही घूमकर उसे साड़ी देता है और उसे भी अपनी कमर में खोसने को कहता है। फिर एकांश रूहानिका की साड़ी की प्लेट्स बनाता है और रूहानिका को उसे पकड़ाकर कहता है, अब आप इसे पकड़िए, पहले मैं नीचे से इन्हें सही कर दूं, फिर इसे भी आपको अंदर डालना है। इतना कहकर एकांश नीचे झुककर रूहानिका की प्लेट सही करता है, तो रूहानिका वो प्लेट्स खोसती है। एकांश उठकर रूहानिका के आगे का पल्ला पकड़कर उनकी प्लेट बनाकर उसे देता है, तो रूहानिका नजर झुकाकर कहती है, मुझे फ्री पल्ला रखना है। उसकी बात सुनकर एकांश उसकी प्लेट्स खोलकर उसे पल्ला दे देता है, तो रूहानिका सेफ्टी पल्ले को अपने कंधे पर डालकर सेफ्टी पिन लगा लेती है, जिससे पल्ला गिरे नहीं। फिर रूहानिका पीछे मुड़कर मिरर में खुद को देखती है, फिर मुस्कुराकर एकांश से कहती है, थैंक यू। एकांश भी मुस्कुराकर माई प्लेजर बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी रूहानिका को सोचकर कहती है, एक मिनट, आपको साड़ी पहनाना कैसे आता है? उसकी बात सुनकर एकांश पीछे मुड़कर कहता है, शायद आप भूल रही हैं कि मेरी एक छोटी बहन है। इतना कहकर एकांश वहां से चला जाता है। वहीं रूहानिका मुस्कुराकर उसे जाते हुए प्यार से देखती है और सोचने लगती है, एकांश जी ने मुझे एक बार भी वैसे नहीं देखा, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया अभी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा अतीत जानने के बाद भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं आपको आज ही पग फेरे की रस्म से आने के बाद
सब कुछ बता दूंगी। इतना सोचकर वो ड्रेसिंग के सामने जाकर रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद रेडी होकर रुहानिका नीचे जाती है तो स्वर्णा जी और पूजा जी उसे मंदिर में दिखती हैं। उन्हें देखकर रुहानिका उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। तभी सावित्री जी भी वहां आती हैं। उन्हें देखकर रुहानिका उनके पैर छूकर मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग दादी माँ। सावित्री जी मुस्कुराकर उसके गाल प्यार से छूकर कहती हैं, सुप्रभात मेरी गुड़िया। फिर रुहानिका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर, आज आप सही मायने में एकांश की दुल्हन लग रही हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आपको किसी की भी नजर ना लगे। इतना कहकर वो रुहानिका की आंखों से काजल का टीका लेकर उसके कान के पीछे लगाती हैं तो रुहानिका उनकी इस हरकत पर इमोशनल होकर उनके गले लग जाती है। सावित्री जी उसका सिर सहलाकर कहती हैं, गुड़िया अब रोना धोना नहीं है। कहा था ना हमने, ऋषभ को अच्छा नहीं लगेगा गुड़िया। उनकी बात सुनकर रुहानिका अपने आंसू पोंछकर उनसे अलग होकर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, चलिए पूजा शुरू करते हैं। उसकी बात सुनकर सावित्री जी सिर हिलाकर स्वर्णा जी को पूजा की थाली रुहानिका को देने को कहती हैं, जिससे रुहानिका पहले थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर पूजा की थाल लेकर सबसे पहले भगवान का श्रृंगार करती है। फिर उनकी आरती उतारती है। आरती करने के बाद रुहानिका आरती की थाल पूरे घर में दिखाने चली जाती है। कुछ देर बाद वापस आकर रुहानिका आरती की थाल पूजा घर में रखकर उत्साहित होकर सावित्री जी से कहती है, दादी माँ अब रसोई की रस्म होगी ना। सावित्री जी मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ गुड़िया अब रसोई की रस्म होगी। स्वर्णा जी कहती हैं, बेटा आपका जो मन हो मीठे में बना लीजिए, बाकी का नाश्ता सर्वेंट बना देंगे। रुहानिका उनकी बात सुनकर कहती है, नहीं माँ आज का पूरा नाश्ता मैं बनाऊंगी, प्लीज। स्वर्णा जी उसकी बात पर सावित्री जी को देखती हैं तो सावित्री जी कहती हैं, कोई नहीं गुड़िया आप ही बनाइए, पर सर्वेंट भी आपका साथ देते रहेंगे, ठीक है। रुहानिका हमें सिर हिला देती है, फिर किचन में चली जाती है। रुहानिका के जाने के बाद सावित्री जी सोफे पर बैठे हुए अपनी कठोर आवाज में कहती हैं, छोटी बहू जाकर सबसे कह दीजिए अगर 8 बजे कोई डाइनिंग पर नहीं मिला तो उसे आज नाश्ता नहीं मिलेगा। उनकी बात सुनकर पूजा जी धीरे से बुदबुदाती हैं, आ गई हिटलर अपने अंदाज में। उनकी बुदबुदाहट सुनकर सावित्री जी कहती हैं, क्या हुआ छोटी बहू, क्या बोल रही हैं, थोड़ा तेज बोलिए। ये आप धीरे धीरे अकेले अकेले क्या बड़बड़ाती रहती हैं। उनकी बात सुनकर पूजा जी हड़बड़ाकर कहती हैं, कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं जाती हूँ सबको उठाने। इतना बोलकर वो जल्दी से वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सावित्री जी स्वर्णा जी से कहती हैं, बड़ी बहू आप जाकर देखिए रियांश उठे या नहीं। स्वर्णा जी से हिलाकर वहां से चली जाती हैं। वहीं सावित्री जी बैठकर रुद्राक्ष की माला लेकर जाप करने लगती हैं। 8 बजे सब लोग डाइनिंग पर इकट्ठे थे और काफी एक्साइटेड भी थे। तभी रुहानिका सर्वेंट की मदद से सारा नाश्ता टेबल पर लगाती है और सबसे पहले सावित्री जी को सर्व करने जाती है, पर सावित्री जी उसे रोकते हुए नर्म आवाज में कहती हैं, आप जाकर अपनी जगह पर बैठिए गुड़िया, सब खुद से सर्व कर लेंगे। हाँ। उनकी बात सुनकर रुहानिका सिर हिलाकर अपनी जगह पर यानी एकांश के बगल में बैठ जाती है तो सभी लोग अपनी अपनी प्लेट में सर्व करते हैं। फिर सावित्री जी पहला बाइट लेती हैं तो बाकी सब भी पहला बाइट लेते हैं। खाने का स्वाद मुंह में महसूस करते ही सबकी आंखें बंद हो जाती हैं, जिससे रुहानिका घबराकर सोचती है, क्या सच में नाश्ता इतना बुरा बना है। सावित्री जी अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराकर कहती हैं, बहुत स्वादिष्ट बना है। उनकी बात सुनकर रुहानिका की घबराहट कम होती है और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। बाकी सभी रुहानिका के खाने की खूब तारीफ करते हैं, सिवाय एकांश के, जिससे रुहानिका उदास हो जाती है, पर फिर खुद को संभाल कर किसी तरह अपना नाश्ता खत्म करती है। नाश्ता खत्म करके सब मीठे में रुहानिका के हाथ का बना मूंग दाल का हलवा खाते हैं और उसकी भी बहुत तारीफ करते हैं, पर एकांश कुछ भी नहीं कहता। एकांश अपनी कटोरी का हलवा खत्म करके रुहानिका से कहता है, एक और कटोरी मिलेगी क्या। उसके कहने से रुहानिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो जल्दी से उठकर हलवे का बाउल लेकर एकांश को हलवा सर्व करती है। एकांश मुस्कुराकर अपना हलवा खाने लगता है, जिससे रुहानिका भी मुस्कुराकर अपना हलवा खाने लगती है। वहीं बाकी सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। राजवीर जी धीरे से सोना जी से कहते हैं, थैंक यू सोना, इतना अच्छा बेटा देने के लिए। उनकी बात सुनकर सोना जी उन्हें देखती हैं तो राजवीर जी भावुक होकर कहते हैं, मेरे पास तो कभी समय ही नहीं था अपने बच्चों को देखने का, क्योंकि मैं हमेशा माँ और बिजनेस में
फिर रणविजय को देखने में उलझ कर रह गया। आज एकांश जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसका सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है। आपने ही उसे ऐसे संस्कार देकर इतना अच्छा, सुलझा और समझदार बनाया है। इसके लिए थैंक यू। उनकी बात सुनकर स्वर्णा जी मुस्कुराकर धीरे से कहती हैं, अगर आप नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। इसमें आपका भी श्रेय है। उनकी बात सुनकर राजवीर जी सिर्फ मुस्कुराकर रह जाते हैं। नाश्ता करके सावित्री जी कहती हैं, एकांश, आप गुड़िया को विजेंद्र के घर छोड़ आइए, फिर आते वक्त शाम को ले आइएगा। उनकी बात सुनकर रूहानिका घबरा जाती है, क्योंकि वो इस बारे में तो भूल ही गई थी। पर फिर खुद को संभाल कर कहती है, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कमरे की ओर चली जाती है। एकांश उसका बर्ताव देखकर कुछ सोचकर कहता है, दादी, अगर हम यह रस्म कल कर लें तो चलेगा? इस बहाने मैं भी मिल लूंगा बड़े पापा और उनकी फैमिली से। सावित्री जी कहती हैं, नहीं एकांश, पहले ही इतनी देर हो चुकी है, और अगर आपको मिलना ही है तो आप शाम को वहाँ देर तक रुक जाइएगा, फिर मिल लीजिएगा। उनकी बात सुनकर एकांश हार मानकर सिर हिला देता है। तभी रूहानिका अपना पर्स लेकर वहाँ आती है, तो एकांश भी अपना बैग लेकर, सबका आशीर्वाद लेकर रूहानिका के साथ बाहर आ जाता है। फिर कार पार्किंग में आकर कार निकालता है, तो रूहानिका भी उसकी बगल में बैठती है, जिससे एकांश कार आगे बढ़ा देता है। रास्ते में एकांश रूहानिका से कहता है, रू, आर यू श्योर? आप अकेले मैनेज कर लेंगी? रूहानिका उसे आश्वासन देकर कहती है, हाँ मैं कर लूंगी, बस आप जल्दी आ जाइएगा। एकांश हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, डोंट वरी, मैं मीटिंग खत्म होते ही वहां आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर रूहानिका को थोड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि भले ही बाहर से वो खुद को नॉर्मल दिखा रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे कितना डर लग रहा था, यह तो सिर्फ वही जानती थी। कुछ देर बाद एकांश विजेंद्र जी के घर के सामने कार रोकता है, तो रूहानिका कार से उतरकर खिड़की से देखकर कहती है, जल्दी आइएगा, एंड ऑल द बेस्ट आपकी मीटिंग के लिए। एकांश मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू, एंड डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, बाय, और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल करिएगा। रूहानिका से रिलाकर बाय बोलकर घर के अंदर चली जाती है। वहीं एकांश उसे जाते हुए देखता है, फिर अपनी कार स्टार्ट करके ऑफिस के लिए मोड़ लेता है। रूहानिका विजेंद्र जी के घर के अंदर आकर डोरबेल बजाती है, तो एक सर्वेंट आकर गेट खोलती है। दरअसल विजेंद्र जी का घर काफी बड़ा था। उसमें सबसे पहले एक बड़ा सा गेट लगा था, जिसकी बगल में वॉचमैन का केबिन था। गेट के अंदर राइट साइड पर एक गार्डन था, और कॉरिडोर से होते हुए एक और गेट था, जो मेन घर का था। रूहानिका घर के अंदर आकर सर्वेंट से पूछती है, ताई जी कहाँ है? सर्वेंट कहती है, मैडम तो अपने कमरे में सो रही हैं, और सर भी कमरे में है। छोटी मैडम और बंस सर अपने कमरे में है। उनकी बात सुनकर रूहानिका उदास हो जाती है, यह सोचकर कि कोई भी उसके पास नहीं आया, जबकि सावित्री जी ने पहले ही सुनीता जी को रूहानिका की रस्म के बारे में बता दिया था। खैर, अब वो क्या कर सकती थी। रूहानिका को सोचकर सर्वेंट को जाने को कहती है, फिर खुद प्रिया के रूम की तरफ बढ़ जाती है। प्रिया अपने कमरे में बैठी कॉलेज का असाइनमेंट पूरा कर रही थी। तभी कोई उसके कमरे का डोर नॉक करता है, जिससे प्रिया चिल्लाकर पूछती है, कौन है? रूहानिका दरवाजा खोलकर कहती है, मैं हूँ प्रिया, क्या मैं अंदर आ जाऊं? प्रिया उसकी बात सुनकर सिर हिलाती है, तो रूहानिका अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है। प्रिया फिर से अपना असाइनमेंट पूरा करने लगती है, तो रूहानिका उसका बर्ताव देखकर सोचती है, काश आज पापा होते तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। मेरे यहाँ आने से कोई भी खुश नहीं है। आई मिस यू पापा, आई मिस यू सो मच। इतना सोचते ही उसकी आंखें भर आती हैं, जिन्हें छिपाने के लिए वो अपना फोन खोलकर उसे देखने लगती है। रूहानिका अपने फोन में गैलरी खोलकर अपनी और ऋषभ जी की तस्वीरें देखने लगती है, जिन्हें देखते हुए रूहानिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और होठों पर एक मुस्कान खिल जाती है। वही प्रिया, जो कि रूहानिका को नजरअंदाज कर रही थी, वो रूहानिका के आंसू देख चुकी थी, और उसका बात करने का मन भी था, पर सुनीता जी ने उसे मना किया था रूहानिका से बात करने को। तो अगर प्रिया रूहानिका से बात करती तो सुनीता जी उसे छोड़ती नहीं। यह सोचकर ही प्रिया चुपचाप अपना काम कर रही थी। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। तब तक रूहानिका प्रिया के कमरे में ही रहती है, और कभी अपना फोन देखती तो कभी प्रिया को काम करते। दोपहर में सुनीता जी प्रिया के कमरे में उसे नीचे खाने के लिए बुलाने आती हैं। तभी उन्हें रूहानिका दिखती है, तो वो एकदम अनजान बनकर कहती हैं, अरे रूहानिका, तुम कब आई?
रूहानिका उनकी बात सुनकर उन्हें देखती है, फिर आकर उनके पैर छूकर कहती है, सुबह आई थी ताई जी। सुनीता जी कहती हैं, अरे तो मुझसे मिलने तो आ जाती। रूहानिका कहती है, वो आप सो रही थी तो डिस्टर्ब नहीं किया। सुनीता जी कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, आओ नीचे सब साथ में खाना खाते हैं। उनकी बात सुनकर रूहानिका से रिलाकर उनके साथ नीचे चली जाती है। नीचे आते ही डाइनिंग एरिया में उसकी नज़र विजेंद्र जी पर जाती है, जो उसे देखकर टेढ़ा मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान देखकर रूहानिका अंदर तक कांप जाती है और साथ ही बहुत गुस्सा भी आता है, पर वो सबके सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो खामोशी से प्रिया की बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। सब लोग खामोशी से खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद खाना खाकर सुनीता जी बंस से कहती हैं, बंस तुम चलो मेरे साथ मार्केट, रूहानिका के घर सामान भी तो भेजना होगा ना, चलो खरीदने। बंस कहता है, ठीक है माँ, आप पर्स लेकर आइए, मैं कार निकालता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी सुनीता जी प्रिया से कहती हैं, प्रिया तुम भी चलो मेरे साथ। बस उन्हें टोकते हुए कहता है, क्यों माँ, प्रिया क्यों, मैं चल रहा हूँ ना। सुनीता जी से आंख दिखाकर कहती हैं, प्रिया इसलिए ताकि वो मेरी मदद कर सके सामान लेने में। तुम नहीं जानते लड़कियों का काफी सामान होता है, और फिर ये तो रोहानिका के ससुराल की बात है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बातें हमें ही सुननी पड़ेंगी ना। इसलिए तुम चुपचाप जाकर गाड़ी निकालो, और प्रिया तुम भी तैयार होकर जल्दी से नीचे आओ। उनकी बात सुनकर बंस बेबसी से रूहानिका को देखता है और वहां से बाहर चला जाता है। वहीं प्रिया अपने कमरे में रेडी होने चली जाती है। इन सब में रूहानिका की हालत खराब होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बार फिर उसका अतीत दोहराने वाला है। बंस बाहर आकर जल्दी से एकांश को कॉल करता है, तो काफी देर के बाद एकांश कॉल उठाकर कहता है, हेलो कौन। बंस कहता है, जीजू मैं बंस बोल रहा हूँ। एक्चुअली हम सब आपको बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि आप आए नहीं ना मिलने। खैर अभी तो मैं, माँ और प्रिया बाहर जा रहे हैं कुछ मार्केटिंग के लिए, तो अगर आपके पास समय हो तो आइएगा जरूर, शाम को कुछ देर के लिए। उसकी बात सुनकर एकांश कहता है, हाँ जरूर, मैं शाम को आऊँगा। बस ओके बाय कहकर फ़ोन रख देता है। फिर खुद से कहता है, आई होप रूहानिका ने जीजू को पापा के बारे में बताया हो, और अगर बताया होगा तो जीजू मेरी बात समझ जाएंगे और जल्दी घर आ जाएंगे। बस सब ठीक हो। इतना कहकर वो कार निकालने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एकांश मीटिंग खत्म करके क्लाइंट के साथ खाना खाने जा रहा था। तभी बंस का फोन आया था। वो बंस की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने बंस की बात पर गौर किया। अभी तो मैं और माँ बाहर जा रहे हैं। ये गौर करते ही एकांश ने खुद से कहा, ओ सीट, इसका मतलब बड़े पापा रूह के साथ अकेले। नो नो, मैं रूह के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उसने क्लाइंट को सॉरी कहकर इमरजेंसी बताया, फिर लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट से नीचे उतरकर एकांत जल्दी से पार्किंग स्लॉट पर गया, फिर अपनी कार निकालकर उसमें बैठकर विजेंद्र जी के घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद प्रिया रेडी होकर और कार में बैठती है, तो बस कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। सबके जाते ही रूहानिका घबराकर विजेंद्र जी को देखती है, जो उठकर उसके करीब आने लगते हैं, पर विजेंद्र जी उसके करीब से गुजरकर सर्वेंट के पास जाकर कहते हैं, अब तुम सब जाओ, शाम को आना। उनकी बात सुनकर सारे सर्वेंट वहां से चले जाते हैं, जिससे रूहानिका की आंखें नम हो जाती हैं आगे का सोचकर। विजेंद्र जी सर्वेंट के जाने के बाद रूहानिका की तरफ मुड़कर कहते हैं, हाँ, तो उस दिन तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ गई थी ना, आज तुम्हें मैं अच्छे से बताऊंगा। इतना कहकर वो रूहानिका के करीब बढ़ने लगते हैं। रूहानिका घबराते हुए पीछे हटने लगती है, पर तभी वो डाइनिंग से लड़ जाती है, तो विजेंद्र जी उसके करीब आकर उसके इर्द गिर्द अपना हाथ रखकर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहते हैं, क्या कहा था तुमने, मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी, अब तुम पहले वाली रूहानिका नहीं हो। हाँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताऊंगा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे सामने। रूहानिका उनकी बातें सुनकर हिम्मत करके उन्हें धक्का देकर वहां से भागने लगती है, पर विजेंद्र जी रूहानिका को पकड़कर उसके ब्लाउज की स्लीव्स फाड़ देते हैं, जिससे रूहानिका नम आंखों से कांपते हुए उन्हें देखती है और अपनी बाह को एक दूसरे से कवर करने लगती है। विजेंद्र जी रूहानिका का बाल पकड़कर उसे सोफे पर धक्का देकर कहते हैं, क्यों, बहुत पर निकल आए हैं ना, तुम्हारे आज काटूंगा सारे पर। रूहानिका खुद को संभाल कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी शादी हो चुकी है। विजेंद्र जी उसके बाल पकड़कर कहते हैं, तुमने मेरे साथ उस दिन बदतमीजी की थी ना, ये उस बात का बदला है,
और फिर तुम्हें इतना क्यों डर लग रहा है? यह कोई पहली बार तो हो नहीं रहा हमारे बीच। हम तो पहले भी इससे। उन्होंने इतना कहा ही था कि रोहानिका उनके मुंह पर थूकते हुए कहती है, दूर रहिए मुझसे, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। विजेंद्र जी रोहानिका की इस हरकत पर गुस्से में उसके मुंह पर रसीद कर एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर थूकेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। आज तेरी इज्जत एक बार फिर नहीं बचेगी। उनकी बात सुनकर रोहानिका विजेंद्र जी को खुद से अलग करने लगती है, पर विजेंद्र जी ने उसे इतना कसकर पकड़ रखा था कि वो चाह कर भी खुद को उनसे छुड़ा नहीं पाती। विजेंद्र जी रोहानिका के बाल पर अपनी पकड़ कसते हुए उसका चेहरा अपने करीब करके उसके होठों की तरफ बढ़ते ही हैं कि तभी अचानक दरवाजा खुलता है, जिससे विजेंद्र जी और रोहानिका दोनों की नजरें दरवाजे पर जाती हैं। दरवाजे पर एकांश को खड़ा देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। क्या करेगा अब एकांश? क्या एकांश रोहानिका पर करेगा विश्वास? जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला पार्ट।